गुड मॉर्निंग दोस्तों हम लोग घटना चक्र से जो है आपका प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे और आज जो देखेंगे वो बायोलॉजी देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी को पूरा जो है कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि 66 से लेकर के जो है आपको दिया हुआ है 53, 55 या 38वीं या 92वीं यानी संपूर्ण बायोलॉजी जो है आपको इस बुक में दे दिया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये डार्विन ने लिखी है, डार्विन ने लिखी है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवादी थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवादी को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मल्टी मेटाबॉलिज्म है? तो ये है आपको बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट का है। नेक्स्ट है, इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लूकोजन बनाने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो इसमें से जो है एक से अधिक एंटीबायोटिक है, यानी पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है, एस्पिरिन भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, और पैरासीटामोल भी एंटीबायोटिक है। ठीक है, तो आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। दिया हुआ कि उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडाइओजीन एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभिष्ट उत्तर ई सही होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है। 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है और 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। ठीक है, चावल साधारणतः खाद्य पदार्थों की तुलना से विटामिन, खनिज और फाइबर भी प्रदान करता है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? तो कीट संवर्धन जो है आपको कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का मित्र है एवं भूमि का आंत कहा जाता है केचुआ को। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थ से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। नेक्स्ट है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन होता है? जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन होता है? तो जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकताओं और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सच्चा फल नहीं है? निम्न में कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सेब जो है सच्चा फल नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जब फल के निर्माण में अंडाशय या ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहे जाते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भी शामिल होते हैं तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण सेव, काजू और नाशपाती जो है ये सब असत्य फल है, सेव, काजू और नाशपाती। नेक्स्ट है, लौंग पौधों के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। लौंग जो है शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होता है। ठीक है, लौंग यूजिनिया कैरियोफाइलेट नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका है। ठीक है, नेक्स्ट है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फिर वही क्वेश्चन, तो यानी फूल की कली से प्राप्त होता है। आइए इसको देख लेते हैं। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है। ठीक है, जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वनस्पतिक नाम है साइजिजियम
एरोमेटिक, साइजिजियम एरोमेटिकम, ठीक है, जो कि कुलमेटर्सी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया में को माना जाता है। लौंग का जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है, ठीक है। इसकी पत्तियां बड़ी और अंडाकार होती है। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि तो ये हो जाएगा आपको, इसमें नोड और इंटरनोड होता है, ठीक है। अदरक में नोड और इंटरनोड होता है। नेक्स्ट है नोड एवं इंटरनोड की उपस्थिति के होना तने के विशेष लक्षण है। नोड और इंटरनोड की उपस्थिति होना तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं। पादप कली है, पादप जो है कली है, तो ये जो है आपका एक भ्रूण टहनी कली है। पादप जो है एक भ्रूण टहनी कली है। नेक्स्ट देखते हैं वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रोह को कली या कलिका कहते हैं। यह एक पत्ती के कक्ष पर या तने का अंतिम छोर से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पौधे में जो नमक युक्त मिट्टी में उगता है वो क्या कहा जाता है। नमक युक्त मिट्टी में जो उगता है उसको कहते हैं हेलोफाइटा, हेलोफाइटा, ठीक है। लवण भोदोद्भिदी उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में पैदा होते हैं, ठीक है, हेलोफाइटा कहते हैं। लवण मृदोभिद्दी, ध्यान रखेंगे, लवण मृदोभिद्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम क्या है। ईईजी क्या है, किसकी निगरानी के लिए उपयोगी है। ईईजी तो ये जो है आपको मस्तिष्क की निगरानी के लिए ईईजी जरूरी है। ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है मांसपेशियों में दर्द उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, तो ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड जो है इंफ्रारेड के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, जीव में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो ये आपका उत्परिवर्तन है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। देख लेते हैं वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया है, ऐसे नवडर्नीवाद उसे नवडर्नीवाद कहते हैं। आधुनिक नवडर्नीवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पन्न होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है, तो ये लैंगिक जनन पे आधारित होता है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पे आधारित होता है, ठीक है। मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। मेंडल की आनुवंशिकता के सिद्धांत लैंगिक जनन पे आधारित है। डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए की खोज किसने की थी, तो डीएनए की खोज जो है आपको दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आपका आंसर हो जाएगा ई। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन या डॉक्टर फ्रांसीसी क्रिक, MHF विलिंकन्स तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए की कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्र फ्रेडरिक मिस्चियर ने किया था। ध्यान रखेंगे, फ्रेडरिक मिस्चियर ने किया था। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा है। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा फ्रेडरिक मिस्चियर, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है, तो ये डीएनए उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के लिए नियंत्रण निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है, तो डीएनए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है देख सकते हैं 2016 का जो है क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है
तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाएं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो एक सरल शर्करा। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाता है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में क्या होता है? तो मानव शरीर में जो है आपका लगभग 70% पानी होता है। ठीक है, 70% पानी होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल का मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने से प्रभावित होते हैं, ये है आपको विटामिन के। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होते हैं तो विटामिन के है, विटामिन के है। ठीक है, देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्राव या रोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के, ध्यान रखेंगे, विटामिन के। ठीक है, प्रतिस्कंदक या विषों के प्रति विष या प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। विटामिन को रुधिर सर्वरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्ति को ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं कौन सा विटामिन को? तो विटामिन D2 को जो है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सोफेरॉल कहते हैं। ठीक है, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सोफेरॉल कहते हैं। विटामिन D का वह प्रकार जो मुख्यतः भोजन एवं आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडा की जर्दी, मछली का तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो ये यकृत में भंडारित होता है। ठीक है, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए काफ़ी मात्रा में संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं, जिसका मुख्य स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो ये आपका बी जो है सही सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। तो रेटिनॉल, जीरोप्थैल्मिया। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया, साइनोकोबालैमिन रक्तलप्तता, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ये विटामिन D2 है। ऑर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 है। ठीक है, आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोप्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालैमिन विटामिन B12। ठीक है, साइनोकोबालैमिन विटामिन B12 की कमी से रक्तलप्तता तथा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल से या D3 तथा ऑर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाता है। तो D3 D2 ध्यान रखेंगे और D याद रखेंगे। बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से हो जाता है। थायमिन की कमी से बेरी होता है तथा टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। आइए इसका विस्तार देखते हैं। तो सूर्य का प्रकाश एवं कार्ड यकृत का तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। गेहूं अंकुर का तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फा लाफा से विटामिन के का प्रचुर मात्रा मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। तब विकल्प
ई अभिष्ट उत्तर है। नेक्स्ट है विटामिन, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है तो विटामिन B12 है। ठीक है, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 में वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो किसकी कमी से, तो विटामिन B3 की जो है विटामिन B12 की कमी से जो है तंत्रिका तंत्र की कार्यकी में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 की महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, यानी विटामिन B12 का जो है आंत का जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं, ध्यान रखेंगे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य रक्त का कुल परिमाप होता है तो ये 5 से 6 लीटर, ध्यान रखेंगे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार से लगभग 7 से 8% होता है। अतः एक 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ वयस्क मनुष्य शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जिसके संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग है। ध्यान रखेंगे 1/13वां भाग है। ठीक है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो रक्त दाब का मापक यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर है। ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दाब की 2 अवस्थाएं होती है, पहले एक प्रकुंचन दाब तथा दूसरे का प्रसारण दाब। ठीक है, कहते हैं सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है तो 1200 सीसी जो है वृक्क यानी किडनी से रक्त औसत प्रवाह होता है 1200 सीसी। ठीक है, आइए देखते हैं। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसका मुख्य कार्य रक्त को शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्ध करता है। 1500 लीटर जो है प्रतिदिन किडनी जो है या वृक्क शुद्ध करता है। ध्यान रखेंगे लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होते, 1200 सीसी प्रति मिनट जो है रक्त प्रवाहित होते हैं और ये प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, और 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ठीक है, 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। ये नेक्स्ट देखते हैं, इंसुलिन है। इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। ध्यान रखेंगे इंसुलिन क्या है? तो एक प्रोटीन है। इंसुलिन पेंक्रियाज अथवा अग्न्याशय के अंतरस्रावी भाग लैंगरहैंस के दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाली एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड है जिसका रचना 51 अमीनो अम्ल से होता है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है? तो इंसुलिन जो है हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। और अभी आप यहाँ पे देखिए इसके ही प्रश्न को, इंसुलिन है तो इंसुलिन क्या है यहाँ पे? तो ये आप प्रोटीन है, ध्यान रखेंगे इंसुलिन प्रोटीन है। अगर हार्मोन दिया है तो हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन एक हार्मोन है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? तो एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरान की कोशिकाएं द्वारा, ध्यान रखेंगे थीका इंटरान की कोशिकाओं द्वारा यौन प्रारंभ से लेकर रोजन निवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन या एस्ट्रोडियोल होता है जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। ठीक है, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय तथा योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है। ये विकास में सहायक होता है, ये विकास में भी
सहायक होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य उत्तक हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान के समय स्थानों को पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्तेजपन को बढ़ाने का काम करता है। दुग्ध पालक अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम में ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं। ठीक है, जिसे पिटोसिन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? पिटोसिन कहते हैं। जो गाय भैंस को लगती है उस हार्मोन को पिटोसिन कहते हैं, इंजेक्शन को पिटोसिन कहते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो आयोडीन मिलता है थायरोक्सिन हार्मोन में जो है आयोडीन मिलता है। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिला होता है। थायरोक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है, यानी TCH है, ध्यान रखेंगे, TCH है। नेक्स्ट है या थायरोट्रोपिन, TCH या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्रवण अग्र पिट्यूटरी या थायरोट्रोपी कोशिकाएं करती है। अग्र पिट्यूटरी या थायरोट्रोपी कोशिकाएं करती है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरिम भी पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण के उपोत्पाद हैं तो ये है आपको O2। ठीक है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जो है उसका उपोत्पाद है। आइए इसका विस्तार देखते हैं, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे का हरे भाग सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करता है। ठीक है, एवं ऑक्सीजन O2 को अप्रधान रचना या उपोत्पाद के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को जो है C6CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है, प्रकाश पर्णहरिम, तो निकलता क्या है आपको C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ठीक है, 6H2O प्लस 6O2। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। ATP में क्या बदलती है? तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है सौर ऊर्जा को ATP में बदलती है। ठीक है, ATP में सौर ऊर्जा को बदलती है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, क्लोरोप्लास्ट में ATP में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का वर्ण का कारण है, पत्तों का हरे रंग का कारण है। ठीक है, कोशिका का शक्ति का स्रोत क्या है? तो कोशिका का शक्ति का स्रोत जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट है भ्रूण किस में मिलता है? भ्रूण जो है किस में मिलता है? तो भ्रूण आपको बीज में मिलता है। ठीक है, पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से ही बाहर आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? तो यह आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देखते हैं इसको। क्लोरोफेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडिन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प सही है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है।
तो जलजन्य रोगों का जो है ये हो जाएगा टाइफाइड तथा कलरा। जलजन्य रोगों का उदाहरण है टाइफाइड रोगों का कारण सलामोनेला टाइफी तथा कलरा के कारण विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु होते हैं। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा उन्हें फैलने से रोका जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में एम्फ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है यकृत। ध्यान रखेंगे, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है, ठीक है, जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है, तो ये इसका आंसर है ई। आइए देखते हैं इसका विस्तार रूप। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा में जो है थाइमस ग्रंथि होती है। तिल्ली या प्लीहा में स्प्लीन में जो है कौन सी ग्रंथि होती है? तो थाइमस ग्रंथि। अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। थाइमस ग्रंथि या अस्थि मज्जा आदि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार का श्वेत रक्त कोशिकाएं होते हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों को बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन संबंधित है किससे? ओंकोजिन तो ये कर्क रोग से संबंधित है। ओंकोजिन जो है कर्क रोग से संबंधित है। ओंकोजिन एक सामान्य जीन है जो कि कैंसर कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोजा गया था। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जैसे रॉस स्कोरमा वायरस के नाम दिया गया, जिसे इसे रॉस स्कोरमा का नाम दिया गया। ध्यान रखेंगे, ओंकोजिन एक असामान्य जीन है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए देखते हैं इसका। रेडियो फास्फोरस P32 जो है कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकीमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसका जो है एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता तथा उसका उपचार भी करता है? तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, तंबाकू, एल्कोहल, आयनीय विकिरण और पराबैंगनी विकिरण। तो आयनीय विकिरण जो है उसका उपचार भी करता है। आयनीय विकिरण उसका उपचार भी करता है। इसका विस्तार देख लेते हैं। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। ध्यान रखेंगे, आयनीय विकिरण ही कैंसर उत्पन्न करता है और उपचार में भी प्रयुक्त है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण या विकिरण का प्रयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रणाली का स्वपोषी क्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है सहज प्रणाली मुख्यतः तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली को स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? तो शरीर का तापक्रम जो है हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम में के स्थिर बने रहने के कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है, इस प्रक्रिया का नियंता होता है। नेक्स्ट है
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो उपयुक्त में से सभी से दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं। जीन के सम्मिश्रण यानी ब्लेंडिंग से, ठीक है, ब्लेंडिंग से, जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोजोम में बदलाव से जो है, क्रोमोजोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, ठीक है। तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से होता है, क्रोमोजोम में बदलाव से होता है, ठीक है, और जीन के मिश्रण से भी होता है, जीन के मिश्रण से भी होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोजोम में बदलाव या जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है। नेक्स्ट है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया है? तो डीएनए को जो है ऑथर कोनरबर्ग जो है, कोनरबर्ग अंतः पात्र में बनाया, अंतः पात्र में बनाए। ऑथर कोनरबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था, ध्यान रखेंगे, अंतर पात्र को कोनरबर्ग ने सर्वप्रथम बनाया था। नेक्स्ट है, पॉक्सिन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसका नोबेल पुरस्कार दिया गया? पॉक्सिन्स बीमारी के उपचार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है आपको आवार्डी कालार्सन को, आवार्डी कालार्सन को जो है पॉक्सिन्स बीमारी के लिए आवार्डी कालार्सन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, देखते हैं इसका विस्तार। तो यहाँ पे दिया उपयुक्त में से इसका उत्तर है ए। पॉक्सिन बीमारी के उपचार के विकास के लिए स्वीडिश न्यूरोसाइंटिस्ट अवार्ड कालार्सन को वर्ष 2000 को फिजियोलॉजी, ध्यान रखेंगे, न्यूरोसाइंटिस्ट अवार्ड कालार्सन को 2000 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने खोजा कि डोपामाइन मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है और पॉक्सिन रोग के दौरान मस्तिष्क के बेसल्स गैंग्लिया में डोपामाइन उत्पन्न करने वाला तंत्रिका कोशिकाओं का क्षय होने लगता है, जो शरीर में कंपकपी, अकड़न तथा गति अक्षमता का कारण बनता है। उनके शोध से यह ज्ञात होता है कि पॉक्सिन रोग मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण होता है और इसके लिए कारागार औषधि जो है एल डोपा है, ध्यान रखेंगे, एल डोपा विकसित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 14 नवंबर को जो है 14 नवंबर को डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है तो कौन है? तो है आपका माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है? कोई एंजाइम नहीं होता निम्नलिखित में किसकी कोशिकाओं में? तो ये आपको जीवाणु और बैक्टीरिया के जो है एंजाइम, कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता, ध्यान रखेंगे, जीवाणु या बैक्टीरिया की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विषाणु है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। तो जीवाणु जो है केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखें। रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड है, रासायनिक रूप से प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के एक खंड है। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर न तो कोई जैव क्रियाएं कर सकता और न ही इनका द्विगुणन हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो ये HIV एड्स के लिए, ध्यान रखेंगे। बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा
स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के लिए आह्वान जो है HIV एड्स के लिए। नेक्स्ट है, भारत में HIV एड्स की रोकथाम के लिए बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत 2003 में की गई थी। आह्वान की शुरुआत 2003 में की गई थी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। नेक्स्ट है, देखते हैं इसका विस्तार। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन किया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु का खोज जो है लीवेन हॉक ने किया, लीवेन हुक ने किया है। एंटोनियो वैन लीवेन हुक को सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। कणीय तत्व क्या है? कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व जो है वायु प्रदूषक, कणीय तत्व वायु प्रदूषक है। कणीय तत्व को कोणीय प्रदूषक भी कहते हैं। ठीक है, कणीय तत्व को जो है कणीय प्रदूषक भी कहा जाता है, जो कि वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों एवं तरल के सूक्ष्म बूंदों को एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक है। नेक्स्ट है, संवहनी पौधे में पानी ऊपर कैसे जाता है? संवहनी पौधे में पानी ऊपर कैसे जाता है? संवहनी पौधे में पानी ऊपर कैसे जाता है? तो देख लेते हैं, यहाँ पे जाइलम टिश्यू दिया हुआ है, तो जाइलम के द्वारा जो है आपको खनिज और पानी जाता है। बाकी जो है भोजन वगैरह फोलियम से जाता है, ध्यान रखेंगे। जड़ों द्वारा अवशोषित किए गए जल और खनिज पोषक तत्व पूरी पौधों में जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है, ध्यान रखेंगे, संवहन ऊतक है भी। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान है। सेल्सियस स्केल पर तो ये है आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 भी रहेगा, तो उसको भी जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान पे जो है सेल्सियस डिग्री में होता है। ठीक है, आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में उसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.4 डिग्री यानी 98.6 डिग्री। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप है सर्वदाता, तो ये आपको ओ है। नेक्स्ट है, इसका देखते हैं विस्तार। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों में रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग के रुधिर दिया जा सकता है। AB वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, AB वाले व्यक्ति को, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः AB वर्ग वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, सार्वत्रिक ग्राही करते हैं AB वाले व्यक्ति को। हड्डियों की पढ़ाई या विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपको ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जो है ये आता है। नेक्स्ट है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी के अंतर्गत पर्वत का अध्ययन तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सिर्म के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, केसुरकी रज्जु में कितने जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो ये 31 जोड़ी जो है केसुरकी रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, आइए इसका विस्तार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के जीवन काल में कितनी बार दांतें 2 बार विकसित होती है? तो ये 20 बार दांतें 2 बार विकसित होती है। मनुष्य में जीवन काल में 20 बार दांतें विकसित होती है और 12 दांतें केवल 1 बार पैदा होती है। ध्यान रखेंगे, 12 दांतें जो हैं केवल 1 बार पैदा होती है। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 28 अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है, ध्यान रखेंगे। एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण अस्थियां हैं। कपाल में 8 अस्थियां होती हैं, मुख में 14 अस्थियां होती हैं, कंठिका में 1 अस्थियां होती हैं। ठीक है,
और कान में 6 अस्थियाँ होती हैं। सॉरी, कान में जो है 6 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी को क्या बोलते हैं? तो खोखली और पतली होती है। पैर की हड्डी खोखली और पतली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी, ये होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः 2 भागों में बढ़ जाती है। एक अक्षीय कंकाल हो जाती है, एक अपंगीय कंकाल हो जाती है। एक अक्षीय कंकाल और एक अपंगीय कंकाल हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो अवशेषी अंग नहीं है, तो आपको जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सामने वाले चपटे दांत जो हैं कृंतिका, ये अवशोषी अंग नहीं है। ध्यान रखेंगे, सामने वाले चपटे दांत कृंतिका जो है अवशोषी अंग नहीं है। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। जीवधारियों में अकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययन से हमें अवशेषों अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समझात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणतः मनुष्य के बाद बृहत हाथ में उपस्थित कृमि रूपी पोटासिक एवं आँख में निमेशिक झिल्ली पारिस्थितिक शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों के क्रियाशील से होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रियाओं की प्रक्रिया को तेज़ी से करने में उत्तरदायी होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक पदार्थों की क्रिया को तेज़ी से करने में उत्तरदायी होता है, तो कौन? ये एंजाइम जो है तेज़ी से करने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति से को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रिया एंजाइम की उपस्थिति से होती है। जीवों में अधिकतर अभिक्रिया जो है एंजाइम की उपस्थिति से होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्न और उत्पादक दोनों प्रकार के कार्य करता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, तो ये कौन सा? तो विटामिन सी। ध्यान रखेंगे, विटामिन सी जरूरी होता है। इसका विस्तार देखते हैं। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। ठीक है। यह चर्म को स्वस्थ रखने की जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। एस्कर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? दूध किसका घटिया स्रोत है? तो विटामिन सी का जो है दूध घटिया स्रोत है। नेक्स्ट है 2020 में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः विटामिन सी का घटिया स्रोत माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कर्बिक अम्ल है, अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये इंसुलिन नहीं है, इलुनिन प्राप्त होता है। इलुनिन जो है प्राप्त होता है तो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इलुनिन जो है डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसका विस्तार देख लें। इलुनिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। इलुनिन जो है पॉलीसेकेराइड है जो डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या होगा? तो जल होगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है। जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% होती है। नेक्स्ट है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ शैवाल एक जीवाणु थे। ठीक है। तो इसका जो है अभी ये आंसर नहीं बताया गया है। इसका विस्तार देख लेते हैं। आधुनिक खोज में स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ का उद्भव का आरंभ 3.5 वर्ष पूर्व हो चुका है। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 वर्ष पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट है
निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया, तो निषेचन की क्रिया जो है अंडवाहिनी में होती है। निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है मैथुन क्रिया के द्वारा। नर युग्मक यानी शुक्राणु स्त्री जनन अंगों में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलयमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु या योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीव से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी या अंड वाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नॉन जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। क्रो-मैग्नॉन मनुष्य, इसका विस्तार देखते हैं। क्रो-मैग्नॉन आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरह से सीधा था। वह पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों का प्रयोग करता था। वह पशुओं का खाल को सिलकर पहनने की योग्यता रखता था। वह मानव गुफा में रहता था और गुफा का दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। ठीक है, वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। नेक्स्ट है विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य क्या कारक है? तो ये प्राकृतिक वारण जो है विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वारण है। आइए इसका विस्तार देख लेते हैं। आज विकास के सर्वाधिक मान्य सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधताओं को अन्योन्य क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया गया है। नेक्स्ट है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको म्यूचुअलिज्म। ध्यान रखेंगे, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसे क्या कहते हैं? तो म्यूचुअलिज्म कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसका विस्तार रूप। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनते हैं, जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है। शैवाल जो है कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करता है, जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन में बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध करवाता है। ठीक है, कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल एवं खनिज उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो ये है आपको केसुरकी रज्जु यानी स्पाइनल कोड में है, केसुरकी रज्जु में है। आइए इसका विस्तार देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केसुरकी रज्जु में होता है। मेरुरज एक बेलनाकार संरचना है। यह मेंडुला ओब्लांगेटा से आरंभ होकर केसुरकी दंड में घिरा हुआ है, नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क कारणवश द्वारा ढका रहता है, मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। ध्यान रखेंगे, मस्तिष्कावरण द्वारा ढका रहता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरुरुज से निकलती है। 31 जोड़ी मेरुतंत्रिकाएं मेरुरुज से निकलती है। नेक्स्ट है विकास का कारण है। विकास का कारण है तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। ध्यान रखेंगे, विकास का कारण पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। विकास के सर्वाधिक मान्य या सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को, आनुवंशिक विविधताओं को अन्योन्य क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो ये आपको होगा B&D यानी एसिटिलीन और एथिलीन। ध्यान रखेंगे, एसिटिलीन और एथिलीन दोनों है इसमें। ठीक है, B&D। आइए देखते हैं इसका विस्तार। फलों को पकाने में एसिटिलीन और एथिलीन दोनों गैसों का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि वर्तमान में एसिटिलीन द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, एसिटिलीन द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन हार्मोन द्वारा पकाया जाता है। एथिलीन हार्मोन द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी एथिलीन गैस
कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए भी इथिलीन गैस का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है तो इनमें से दोनों से, ठीक है, इन दोनों से यानी बीज से भी और तना काट से भी माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, बीजों से भी और तना काट से भी मिलता है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है क्योंकि, तो यहाँ पे दिया है वे श्वास नहीं ले पाती। हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भरा भार की तुलना लगभग 0.5 से 0.9% है, ठीक है। तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन है, किंतु अधिकतर मछलियाँ यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो O2 की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहाँ पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफड़ों एक गीले कागज़ की भांति कार्य करती है। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफड़े आपस में जुड़ से जाते हैं, जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, तो उस सटीक जगह को आवास कहते हैं, ठीक है। किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने का सटीक जगह कहलाता है। नेक्स्ट है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो ये जो है गंध से पहचानते हैं। ध्यान रखेंगे, गंध से पहचानते हैं। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं का आदान प्रदान करने की विधियाँ होती है। ये दृष्टि, आवाज़, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियाँ भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। एक दूसरे को जो है गंध से पहचानती हैं। और ध्यान रखिएगा, भोजन की दिशा बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है, तो लोहा होता है। मायोग्लोबिन में लोहा होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो ये डायलिसिस कहते हैं। निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो मधुमेह होता है आपको इंसुलिन की कमी से। एड्स निम्न कारणों में किसके द्वारा होता है एड्स, तो विषाणुओं द्वारा एड्स होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो एड्स होता है विषाणु यानी वायरस के कारण। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो HIV द्वारा होने वाला रोग कैंसर है, ठीक है। इसका जो है विस्तार रूप है HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स है, ठीक है। एड्स का जो है HIV का था, एड्स का है यहाँ पे दिया हुआ है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णवृद्धता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि इनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, स्त्रियों में, इसलिए, ठीक है। इसको थोड़ा देख ले। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णवृद्धता से पीड़ित हो जाता है क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होता है, जिससे एक X जो वर्णवृद्धता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती है। महिला क्या करती हैं, केवल वाहक की कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, एस्पिरिन तो एक पेड़ से एस्पिरिन मिलता है। नेक्स्ट है एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदन निवारक का काम करता है। इन दवाओं को बीलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। एस्पिरिन को जो है बीलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेगा, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करेंगे,
तो ये जो है नाइट्रोजन का, गेहूं की खेती के लिए जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखें, गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे में उपस्थित हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक या प्रकाश की संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा बदलने की प्रक्रिया का शुरुआत होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है। पौधे एवं पेड़ों के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाता है, तो ये कहलाता है आपको फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में दिया हुआ है जो मैंने आपको बता चुका है एक बार। आइए देखते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आपको पुष्प। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष जो है सिकोआ है, सिकोआ। ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड है, सिकोआ सेम्प्राविनेट्स इसको बोला जाता है या सिकोआ बोलता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म या एंजियोस्पर्म वुल्फिया है। ध्यान रखेंगे, एंजियोस्पर्म वुल्फिया है सबसे छोटा। एस्प्रिन है। एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन आपका एंटीपायरेटिक है। एस्प्रिन एंटीपायरेटिक है। नेक्स्ट है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो ये सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। ठीक है, सोयाबीन में। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफ्लेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। हरिगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए जो है हरिगोविंद को सम्मानित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, तो ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट है, सॉरी, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, ये स्तनी में वर्गीकृत किए जाते हैं, स्तनी है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो ये 6 रोग से, टीबी से मरते हैं। 5 लाख 6 रोग से मरते हैं, टीबी से मरते हैं। ध्यान रखेंगे, देख लेते हैं इसके बारे में। भारत में 6 रोग से वर्ष 2016 में 4.23 लाख लोग की मृत्यु हुई थी। 6 रोग के कारण जीवाणु, उसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। 6 रोग से मनुष्य के फेफड़े प्रभावित होते हैं, टीबी इसको बोला जाता है। निम्न में सबसे मीठी चीनी है, तो ये फ्रुक्टोज है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, फ्रुक्टोज का अणु सूत्र देख लीजिए। फ्रुक्टोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, शर्कराओं में सबसे मीठा है, तो ये फ्रुक्टोज ही होगा। ठीक है, फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज क्या है? तो मोनोसेक्राइड है जो सर्वाधिक मीठा होता है। फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है जो सर्वाधिक मीठा है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए तो पीछे का भाग है। ध्यान रखेंगे, पीछे का भाग कड़वाहट के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं। मानव जीव का अग्र छोर मीठे के लिए, अग्र छोर जो है मीठे के लिए है। पश्च यानी बीच वाला भाग जो है, पश्च भाग जो है कड़वे के लिए है। और पार्श्व किनारा जो है खट्टे के लिए। पार्श्व किनारा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद के लिए। अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद के लिए। तो एक बार और देखें, मानव जीव का अग्र छोर जो है, अग्र छोर मीठे के लिए। और पश्च भाग पीछे वाला भाग जो है कड़वेट के लिए। और पार्श्व किनारे
खट्टे, पार्श्व किनारे जो है खट्टे तथा अग्र छोर जो है, अग्र का जो छोर है एवं किनारे किनारे जो है नमकीन स्वाद का अनुभव कराते हैं। ठीक है। मटर पौधा है, मटर पौधा क्या है, तो ये साग का पौधा है, मटर साग का पौधा है। ठीक है। देख ले मटर के बारे में। मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, एक बार इसकी प्रजातियां देख लें। स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका, ये जो है मटर की प्रजातियां हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका। नेक्स्ट है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर होता है, क्या होता है, तो प्रोटीन होती है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। थायराइड ग्रंथि थोरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये TCH है। ध्यान रखेंगे, थायराइड ग्रंथि थोरक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो TCH है। ठीक है। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TCH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, तो TCH का निर्माण कहाँ होता है, तो पीयूष ग्रंथि में होता है। ध्यान रखेंगे, पीयूष ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होती है, तो ये जो है आयोडीन की कमी से, जो थायराइड ग्रंथि की खराबी आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन थोरक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन TCH है। TCH क्या है, उत्तेजित करने वाला है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोला जाता है, या थायरोट्रोपिन है जिसका श्रवण अग्र पिट्यूटरी के थायरोट्रोपी कोशिकाओं द्वारा होता है। अग्र पिट्यूटरी के थायरोट्रोपी कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थोरक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TCH का श्रवण बंद हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, रुधिर में आयोडीन या थोरक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TCH का श्रवण बढ़ जाता है। TCH का श्रवण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड का अधिकाधिक हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम हैं तो क्या हैं, तो द्वितीय उपभोक्ता हैं। ठीक है, द्वितीय उपभोक्ता है। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी होते हैं। मानव एवं अन्य जीव सर्वाहारी होते हैं। मांसाहारी द्वितीय के गौण उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। प्रथम उत्पादक पौधे होते हैं। प्रथम उत्पादक पौधे होते हैं। तो यहाँ तक रहा दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का पेपर, जो अब समाप्त हो चुका है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।